हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने घरों पर होंगे, क्वारंटाइन सेंटर में होंगे। ठीक है, आप घर पर रहिए, आपकी हेल्प हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने जो बायो का चैप्टर था, लाइक लाइफ प्रोसेस, इसका जो था आपके पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने कहा था सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे। कौन सा है? सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास बायो का, दिस इज सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। सो ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। सो बात करते हैं हमारे पास सेकंड टॉपिक के। तो बी सॉल्यूशन एजुकेशन पॉइंट, मेरा नाम सुनील है, मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ आपके पास बी सॉल्यूशन सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, वो आपके पास सेकंड ऑर्गेनेल्स। देखो बच्चों, ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? जो सेल के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देखा था। मैंने स्टार्टिंग का डायग्राम, फर्स्ट जो डायग्राम था इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑर्बिटल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। सेल के अंदर वेरियस टाइप ऑफ द क्या है आपके पास, लाइक सेल के अंदर कई तरह के क्या होते हैं, लाइक कंपोनेंट्स हैं जो सेल के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो एक सेल के वेरियस टाइप ऑफ द वर्क करते हैं। एक सेल अपने आप में एक कंप्लीट मशीन है, एक कंप्लीट फैक्ट्री है। सेल ऑर्गेनेल्स उस मशीन, उस फैक्ट्री के लिए एज अ मशीन्स का वर्क करते हैं। मतलब अगर हम लोग मान लें कि हमारा सेल क्या है, एक कंप्लीटली क्या है, प्रोडक्शन यूनिट है, तो सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है आपके पास, मशीन्स का वर्क करते हैं। हर सेल ऑर्गेनेल का अपना एक फंक्शन होता है। कैसे ये फंक्शन वर्क करते हैं आइए देखते हैं। तो ये है सेल ऑर्गेनेल। क्या है सेल ऑर्गेनेल्स? वेरी स्मॉल, क्लियर करता हूं मैं आपके लिए। सेल ऑर्गेनेल्स वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्यों? देखो बेटा, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल, सेल किससे दिखते हैं आप लोग? माइक्रोस्कोप से। अब सेल के अंदर भी अगर हम लोग चले जाएं तो वो कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो ऑब्वियसली बात है, तो माइक्रोस्कोपिक, सेल से भी छोटे हैं, सेल से भी कई गुना छोटे, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इट परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस, ये अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, इस वर्ड पे ध्यान देना, वेरियस फंक्शंस। ये कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये फंक्शंस क्या है? अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सेल के नेचर पर या सेल के ऑर्गेनेल के फंक्शन पर। ये क्या करते हैं? अलग अलग। अच्छा, ह्यूमन सेल यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल ऑर्गेनेल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। फॉर अ सेल फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म, सबसे बड़ी बात है, सेल के आउटर कवर को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल के आउटर का कवर होता है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अगर अंदर देखा जाए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म भरा रहता है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स फ्लो करते रहते हैं। फ्लो करते रहते हैं मतलब क्या करते हैं, ये लिक्विड मीडियम में होते हैं। हाँ, इसी लिक्विड मीडियम को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है। सेल के साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये कुछ वर्ड से लर्न कर लेना। सेल के अंदर क्या होता है आपके पास, लाइक जो सेल के अंदर जो लिक्विड बना रहता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मे और मे नॉट बी द मेम्ब्रेन बाउंडेड। अच्छा, ये सेल ऑर्गेनेल्स हो सकता है मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब सेल जो बाउंडेड होती है, सेल जिस लेयर से बाउंडेड होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और क्या है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। बट सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, हो सकता है इनके खुद के मेम्ब्रेन हो या हो सकता है इनके खुद के मेम्ब्रेन ना हो। तो सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, आई रिपीट, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनकी कोई लेयर नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन मेम्ब्रेनस। सिंगल लेयर और डबल लेयर। सिंगल लेयर के अंदर वो सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे जिसके अंदर हम लोग वन ही लेयर को जस्टिफाई करेंगे, और डबल मेम्ब्रेन के अंदर वो लेयर्स आएंगे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर डबल लेयर है, दो लेयर्स हैं, दैट इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट? सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल के ऊपर का कवर, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर आउटर स्किन होती है, सेल के ऊपर भी एक स्किन होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये स्किन इसका कवर होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द डबल लेयर। मैंने कहा था ये आपको लर्न रखना है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स कितने मेंबर का है, ये आपको लर्न रखना है। सेल इज कंपोज्ड ऑफ द डबल लेयर फोस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन्स। कंपोज्ड ऑफ द डबल लेयर, ये डबल लेयर का होता है फास्फोरस और लिपिड्स। फास्फोरस प्लस लिपिड, दैट इज कॉल्ड फास्फोलिपिड्स।
फॉस्फोरस और लिपिड्स का बना होता है। फॉस्फोरस सेल को क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, और लिपिड्स इसका कलर डिसाइड करते हैं। एंड इट्स अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन से बना होता है। इट इज सराउंडेड बाय द आउटसाइड ऑफ द ऑल सेल्स। एक सेल जो होती है वो रिमेनिंग सेल से क्या होती है, कांटेक्ट में होती है। एक सेल का कौन सा पार्ट रिमेनिंग सेल के कांटेक्ट में रहता है, ये है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। It controls whatever the enter or leaves the cell. It is a very important function of the cell. It controls whatever the enter or leave the cell. ये डिसाइड करती है सेल के अंदर से कौन सा पार्ट क्या करेगा, लाइक एंटर करेगा, और सेल के अंदर से कौन सा पार्ट आउट, कौन सी चीज सेल के अंदर से बाहर जाएगी और बाहर से अंदर आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायग्राम दिखाया गया है, जैसे ये आपके एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का आउटर कवर, ये ब्राउनिश कलर का जो दिखाया गया है जैसे सेल मेम्ब्रेन। अगर किसी आउटर बॉडी को, यानी प्रोटीन को या बैक्टीरिया को या वायरस को या एनी अदर, हाँ आउटर बॉडीज में बैक्टीरिया वायरस भी आते हैं, फॉरेन मटेरियल कहते हैं इससे। अगर आउटर बॉडी से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट या फिर बैक्टीरिया कोई भी चीज बॉडी के अंदर आती है, तो सबसे पहले उसको इस ब्राउन कलर की मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको पार करना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसको क्लियर करने के लिए इसको क्या, इसके कुछ होल्स होते हैं, ये पिंक कलर के क्या है आपके पास, लाइक प्रोटीन शेल्स हैं, प्रोटीन चैनल्स हैं, तो इसको पार करना पड़ेगा। तो इस प्रोटीन चैनल्स के अंदर ये अगर ये मटेरियल हमारी सेल के लिए यूजफुल है, तो ये इस बॉडी के अंदर चले जाएंगे। पर अगर ये मटेरियल सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे वायरस या बैक्टीरिया है, तो बॉडी के अंदर आने से पहले उसे लाइसोसोम्स को पार करना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, एक बार इंट्रोडक्शन दिया था लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स वो होते हैं जिनके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एसिड भरा रहता है। जैसे ही ये फॉरेन बॉडी मटेरियल्स इस लाइसोसोम्स के अंदर क्या कर देंगे, एंटर करेंगे, अंदर का HCl उन्हें बर्न कर देगा। ठीक है, फिर एक फर्दर पार्ट है, पहले सेल मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन चैनल्स हैं, लिपिड्स की लेयर्स हैं और कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या है आपके पास, मैंने आपको समझाया था, फॉस्फोरस और लिपिड से बना हुआ है। हेड कंटेन ग्लिसरॉल। व्हाट इज द ग्लिसरॉल? दैट इज अ फैटी एसिड। जब हम लोग फूड अंदर लेते हैं तो फूड से क्या बनता है, फैट मिलता है। फैट से किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में। फैटी एसिड से क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल इन अ फॉस्फेट एंड सबसे पहले क्या होता है, हेड। इनके अंदर फॉस्फोलिपिड्स का हेड होता है, वो दो पार्ट से बना होता है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट्स का हेड होता है, एंड द हाइड्रोफिलिक अट्रैक्टिव वाटर। ये जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक और फोबिक दो वर्ड्स हैं, फिलिक और फोबिक, ये दो वर्ड्स हैं। फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, फोबिक का मतलब रिपल्शन। हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि ये जो पार्ट होता है फॉस्फेट है, फॉस्फेट मतलब एक सॉल्ट है, सॉल्ट किसमें होता है, वाटर के अंदर मिक्स होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। बेटा ये काम क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स अगर नहीं होते ना तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। कुल मिलाकर ये फूड के एब्जॉर्प्शन की पावर को बढ़ाते हैं। टेल्स आर द फैटी एसिड्स। इनके टेल में क्या होता है, फैटी एसिड्स होता है। देयर आर द हाइड्रोफोबिक एंड रिपेल द वाटर। टेल फैटी एसिड्स होता है, फैट होता है, ये फैट को बॉडी से, स्किन से बाहर निकाल देता है। दैट्स व्हाई स्किन ऑयली होती है। ठीक है, मेक अप द बाय लेयर। मेक अप द बाय लेयर वेयर द टेल्स पॉइंटेड इनवर्ड्स। टेल अंदर की तरफ होती है, ना ईच अदर एंड हैव द लिटरली अलाउड टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स O2 CO2 H2O एंड एंटर। इनके थ्रू O2 CO2 H2O इस सेल के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ये रहा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को जूम करके बताया गया है। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, स्किन है, ठीक है, जूम में से दिखाई देगी, इतनी लेयर को से पार करना पड़ेगा, ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट है। ये है ग्लिसरॉल हेड, फैटी एसिड और टेल्स हैं आपके पास। ग्लिसरॉल का हेड है और ग्लिसरॉल का क्या है, टेल है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दिखाई देगा। ऑलराइट, डिटेल में समझाया गया है, ध्यान देना। ये है सेल मेम्ब्रेन, इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड। ये है हाइड्रोफोबिक रीजन प्रोटीन का, ये है हाइड्रोफिलिक और नीचे होगा आपके पास हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड से बायलेयर है, ये सेल के अंदर एंटर कर रहा है, कुछ इस तरह से ये सेल के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड रिलीज होता है, वो प्रोटीन का बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, कुल मिला के फैट है, फैटी एसिड्स है, यानी कि ऑयल वगैरह है जो बॉडी से बाहर आ जाता है। मॉलिक्यूल्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर कांस्टेंटली मूविंग। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो कांस्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एंड चेंजिंग और चेंज होते रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये क्या है, एक्चुअली ये बियॉन्ड द टॉपिक जा रहा है। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कोई बात नहीं, प्रोटीन चीज तो समझ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प टू, प्रोटीन होता है, प्रोटीन हेल्प टू मूव द लार्ज मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन एक लार्ज, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन हेल्प टू मूव द लार्ज मॉलिक्यूल्स और द ऐड इन सेल रिकॉग्निशन। प्रोटीन सेल को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल, जो सेल की हेल्प करता है सेल रिकॉग्निशन में, सेल बनाने में।
पेरिफेरल प्रोटीन्स यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर से आने वाला प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जो हम लोग बाहर से गेन करते हैं। अच्छा, कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद बनता है, उसे इंटरनल प्रोटीन कहते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन होता है जो बाहर से गेन करते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन आता है अटैच टू सरफेस। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सरफेस के इंटर और आउटर अटैच जाता है। इंटरनल प्रोटीन से आता है एम्बेडेड कंप्लीटली फॉर द मेम्ब्रेन, और इंटरनल प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब जाता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हमें पेरिफेरल प्रोटीन्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स, बच्चों में एक बात क्लियर कर दूं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल बॉडी के अंदर सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट के अंदर दोनों होती है। सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवर होता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल डेड होती है, सेल मेम्ब्रेन लाइव होती है। लाइव, आई रिपीट, सेल वॉल डेड होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लाइव होती है, जिंदा होती है। सेल मेम्ब्रेन वेरियस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, पर सेल वॉल सिर्फ एक ही काम करती है, प्रोटेक्शन। क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को अगर क्या होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जैसे सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, तो वो अपना बचाव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसे गर्मी लगती, सर्दी लगती तो शेल्टर ले सकता है, यानी कि रूम के अंदर आ सकता है, रूम से बाहर जा सकता है, या फिर मूव कर सकता है। पर प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। प्लांट मूव न कर पाए पर इनको भी वेदर की क्रिटिसिज्म का क्या करना पड़ता है, हाई एक्सट्रीम वेदर को क्या करना पड़ता है, इन्हें बीट करना पड़ता है। एक्सट्रीम वेदर को बीट करने के लिए गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने इन्हें वॉल दिया, सेल वॉल। सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनको आउटर हार्श वेदर से सिक्योर रखता है, करेक्ट। सेल वॉल में तो डेड सेल होता है, प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप प्लांट को क्या करते हैं, लाइक अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोला जाता है कि प्लांट को हिट नहीं करना चाहिए, पर प्लांट को अगर हम स्टोन वगैरह हिट करते हैं तो प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स, ये है प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर। मैंने कहा था इस पार्ट का मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। 70 से 80% 90% पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स। ये प्लांट का फूड पैकेजिंग मटेरियल होता है, प्लांट इसके अंदर अपना फूड सिक्योर करता है। मैंने कहा था धीरे धीरे हर चैप्टर, धीरे धीरे हर टॉपिक क्लियर होता जाएगा ये कोई चीजें। तो इट लाई इमीडिएटली अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सबसे पहले होती है सेल वॉल, ये है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये लाइव है, जिंदा है। ये जो चीज है ये डेड है, ठीक है। ये सेल वॉल है और ये बताया गया है सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों अटैच्ड होती है, ठीक है। प्लांट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, पर एनिमल्स के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वॉल डेड सेल नहीं होती। तो इट लाई इमीडिएटली अगेंस्ट द सेल वॉल एंड अ प्लांट सेल एंड पुश्ड आउट अगेंस्ट द सेल वॉल एंड मेंटेन द सेल शेप। ये सेल को अपना शेप मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेल वॉल इट फाउंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड का जो कवर होता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर का कवर जो होता है वो सेल वॉल कहलाता है। इट इज अ नॉन लिविंग लेयर, मैंने पहले भी कहा था ये डेड होती है, यानी कि नॉन लिविंग होती है। इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल, इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है। ये सेल को क्या करती है, सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है। इट फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड द बैक्टीरिया। ये प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में होती है। साइटोप्लाज्म, क्या था साइटोप्लाज्म, सेल, प्लांट सेल है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, उसके अंदर का ये पिंक कलर का लिक्विड, ये पिंक नहीं होता है जो सिर्फ स्लाइड में बताया गया है, ठीक है, कलरलेस होता है। इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली की तरह होता है सब्सटेंस एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल की आउटर कवर मेम्ब्रेन से कवर करती है। ये एक लिक्विड मीडियम होता है। इट प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस, यही इसका फंक्शन है। इट प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। क्योंकि ये लिक्विड मीडियम है इसलिए सेल के अंदर जितनी भी केसेस हो गई या फिर फूड पार्टिकल्स हो गए उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ही करता है, ठीक है। वेरियस टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे इसमें सेल में दिखाया गया है, वैक्यूल्स है, लाइक न्यूक्लियस है, गोल्गी एपिटल्स है, इन सब के पास फूड पहुंचना चाहिए। फूड पहुंचाने का काम क्या करता है, ये लिक्विड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आउटर एटमॉस्फेयर से फूड एंटर करता है, लिक्विड में चला जाता है, लिक्विड में फूड हर जगह फ्लोट करता है, जिसको चाहिए होता है उसको मिल जाता है, ठीक है। ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो इट प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। ये केमिकल रिएक्शन का मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि क्या हो सके कि लाइक केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म किया जा सके। मोर इन साइटोप्लाज्म इट कंटेन ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनेल्स है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इट कंटेन द ऑर्गेनेल्स टू कैरी आउट द स्पेसिफिक जॉब। ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ द फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यानी सेल के अंदर के पार्ट्स क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो पहले बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल की, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस।
हर सेल के अंदर उसका हेड, यानी कि हर बॉडी के अंदर जिस तरह से ब्रेन होता है, हर सेल के अंदर एक ब्रेन होता है न्यूक्लियस के अंदर। हमारा ब्रेन सोच सकता है हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारा ब्रेन दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एनीवे डिटेल स्टडी हम लोग क्लास 10 में करेंगे, पर फिलहाल मैं समझाता हूँ। न्यूक्लियस जो होता है ना, वो सेल का ब्रेन होता है, पर एक्चुअली ये सिर्फ इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करता है, इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। जनरली न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। न्यूक्लियस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। यस, ये इंफॉर्मेशन ये पूरी जिंदगी संभाल के रखेगा और एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। दैट इज कॉल्ड डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे से क्या होते हैं, डीएनए होता है। व्हाट इज द डीएनए मींस? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए करता क्या है, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, जो नए स्प्रिंग्स हमारे अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होंगे वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे, तो ये हमारी ह्यूमैनिटी को सिक्योर करता है, यानी हमारी इंटेलिजेंस, हमारी वीकनेसेस सारी कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब फादर से सन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। So there is a normal nucleus organism. It controls the normal activities of the cell. इस सेल की एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। It is the DNA in chromosomes. इसमें डीएनए होता है जो क्रोमोसोम्स का कंटेंट होता है। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे की तरह होते हैं। उसके ऊपर छोटे छोटे से प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स चिपके हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डीएनए। इट कंटेन्स द डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए फुल फॉर्म deoxyribose nucleic acid. It is bounded by the nuclear envelope. हाँ, खास बात है, जैसा कि इसने पहले भी कहा था कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसकी खुद की लेयर भी होती है। ये जो सेल ऑर्गेनेल है ना, कौन सा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खुद की लेयर होती है। अच्छा, ये कैसी लेयर है, जनरली ये डबल लेयर है। It is bounded by the nuclear envelope called membrane, that is called nuclear membrane. इसका नाम यही है, ठीक है। It is bounded by the nuclear envelope, envelope मतलब कवर। It is called membrane with a pore. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर से इनसे आउट और आउटसाइड मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। यूजुअली लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, जनरली ये किसी सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, पर प्लांट सेल में नहीं है। प्लांट सेल में लार्जेस्ट वैक्यूल्स हैं, एनिमल सेल्स के अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। मोर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल्स समझते हैं। ये है प्लांट सेल बेटा, प्लांट सेल का न्यूक्लियस, ये मैंने समझाया था। ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, सबसे बड़ा तो वैक्यूल है, वैक्यूल के बाद ये न्यूक्लियस है। एनिमल सेल के लिए लार्जेस्ट होता है। ईच सेल हैज अ फिक्स नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। हर सेल, ईच सेल हैज अ फिक्स, न्यूक्लियस के अंदर ईच सेल हैज अ फिक्स नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड द जीन्स। ये जीन्स कैरी करते हैं। जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मीन? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारे गुण, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन के गुण होते हैं, यानी कि हमारे जो बिहेवियर है, ये उसको कंट्रोल करता है। आप सोचेंगे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हाँ, बिहेवियर दो वजह से होता है, एक तो हेरिडिटरी यानी मदर फादर से सन में आता है, और दूसरा होता है आपके पास लाइक एनवायरमेंटल, जो हम लोग दोस्तों वगैरह से या आउटर एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, ठीक है, इसका भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप। क्या है न्यूक्लियर एनवेलप? न्यूक्लियस के आउटर कवर को न्यूक्लियस एनवेलप कहते हैं। मैंने अच्छे से समझा रखा है, स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, ये कवर देख रहे हैं आपको, ये लेयर है, ये न्यूक्लियस का एनवेलप कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पोर्स होते हैं इस पर, ठीक है। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन, मैंने पहले ही कहा था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है, दैट्स अ डबल लेयर मेम्ब्रेन surrounded by the nucleus. It is also called nuclear membrane. So nuclear membrane भी कहते हैं। It contains the nucleus pore. देखो सब वही बता रहा है, there's the nucleus pore। पर एक बार पढ़ लेंगे ना आप लोग ध्यान से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपको दोबारा लेक्चर समझने में काफी इजी है। यही हमारा एम है। लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी सी स्टडी हम लोग कर लें, मैंने इसीलिए लेक्चर स्टार्ट किए थे, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको डिटेल स्टडी वैसे भी हम लोग प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्टडी के बारे में। तो जब हम लोग क्या करेंगे, लाइक इसके जो नोट्स होंगे उससे बेहतर तरीके से हमारे पास उनके अवेलेबल है। जैसे ये फ्लाइट नोट्स हैं, ये कंप्लीट नोट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इससे बेटर नोट्स हमारे पास वो भी अवेलेबल हैं, हम लोग वो भी प्रोवाइड कर देंगे एज अ क्वेश्चन आंसर्स। इट कंटेन द न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं फॉर द मटेरियल टू एंटर और लीव द न्यूक्लियस, ताकि ये मटेरियल जो होता है ये बॉडी के अंदर और बाहर, ये रहा न्यूक्लियस, देखो बेटर तरीके से समझा रखा है,
ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पोर्स हैं, ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं स्लाइड को जूम कर देता हूँ। ये न्यूक्लियस पोर्स हैं, इन पोर्स के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इन होल्स के थ्रू क्या करता है, मटेरियल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर क्या होता है, ट्रांसफर। ठीक है, अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं इसको। ये है न्यूक्लियस पोर्स, ये न्यूक्लियस पोर्स कुछ इस तरह से आता है, इसको भी जूम किया जाए तो कुछ इस तरह से शो होते हैं। ये सेल के बीच का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अंदर आपको इस तरह से होल दिखते हैं, ये मटेरियल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अंदर क्या होता है देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये हैं क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बात करता है इसी चीज की, ये क्रोमोसोम्स हैं, थ्रेड की तरह होता है स्ट्रक्चर, इसके ऊपर दो छोटे से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल, इट्स कॉल्ड डीएनए फॉर्म। क्रोमेटिक मटेरियल भी कहते हैं, इस क्रोमेटिक मटेरियल इसके ऊपर मिलने वाले मटेरियल को कहते हैं, और इनको खुद को कहते हैं क्रोमोसोम्स। डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिक मटेरियल और डीएनए जस्ट लाइक द सेम थिंग, ये दोनों एक ही चीज है। डीएनए इज स्प्रेड आउट एंड अपीयर्स एज अ क्रोमेटिक मटेरियल, डीएनए इसके ऊपर बिखरा हुआ रहता है, स्प्रेड आउट रहता है, अपीयर्स एज क्रोमेटिक इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। डीएनए इज कंसीडर्ड द रेप्ट अराउंड द प्रोटीन, डीएनए होता क्या है एक्चुअली, ये प्योर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एज अ क्रोमोसोम्स इन डिवाइडिंग द सेल्स, ये सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को क्लियर करता है। ठीक है, एक और स्लाइड है मेरे पास आपके लिए, बहुत बेटर तरीके से डीएनए का सिस्टम समझाया गया है। ये कोडिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये कोड्स हैं, ये मूव करते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं, इन कोड से बदलता है डीएनए। जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी भी, जैसे जो प्लाज्मा थेरेपी मैंने कल भी डिस्कस किया था, प्लाज्मा थेरेपी जो है ना एक्चुअली वो यही है, हमारा डीएनए बदल रहा है, डीएनए बदल रहा है, तो जिन बॉडीज के अंदर कोरोना से रिकवर होने की प्लाज्मा थेरेपी, कोरोना से रिकवर हो जाएंगी, उनका डीएनए सिस्टम बदल जाएगा, उनकी बॉडी के अंदर कोरोना का एंटीडोट पैदा हो पाएगा। फिर जो हेल्दी बॉडी होगी उनको, उनके अंदर वो जो डीएनए कोड्स हैं वो वैक्सीनेशन थेरेपी से डाल जाएंगे। ये बड़े कमाल के होते हैं। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं ना, ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें हम लोग समझते हैं कि बस हम लोग जो है हमारी लाइफ स्टाइल जो है वही हमारा क्या है, साइंस है। एक्चुअली साइंस से वो ज़्यादा बियॉन्ड भी है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो डेली बदलती है, डीएनए उसका डेली चेंज होता है। अगर डीएनए नहीं बदला है, डीएनए में वेरिएशन नहीं आया तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, हमारी स्पीशीज़ का कोई एक्सिस्टेंस नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं गया तो हो सकता है कोरोना में इन्फेक्टेड कर देगा। बट डोंट वरी अबाउट दैट, हमारी बॉडी खुद ब खुद एंटीडोट बनाती रहती है, एंटीडोट ही डीएनए। ठीक है, सो ये रहा डीएनए। डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए के अंदर कई तरह की कोडिंग होती है, ये ए टी, ये एंटीजन से टाइटल नहीं है हमारे सिलेबस में, ए जी सी जी का कॉम्बिनेशन है। दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, हर किसी का खुद का डीएनए है। कोई भी दो बॉडी सेम 100% डीएनए कॉपी नहीं हो सकता। अगर 100% डीएनए कॉपी हुआ तो जिसको क्लोनिंग, उसे क्लोनिंग कहते हैं। जीन दैट मेक अप द डीएनए मॉलिक्यूल्स कोड इन अ डिफरेंट प्रोटीन, जीन जिनके ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है, मॉलिक्यूल होता है, दैट इज अ डिफरेंट प्रोटीन, वो अलग-अलग प्रोटीन का बना होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी का डीएनए 70 से 80% अपने फादर से मैच करता है। इससे ज़्यादा मैच होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक उसका जस्ट कॉपी हम लोग करते हैं। जीन्स दैट मेक अप द डीएनए मॉलिक्यूल्स कोड डिफरेंट प्रोटीन, ये अलग-अलग प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस कहलाता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। न्यूक्लियस के भी कुछ पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज डिसअपीयर व्हेन द सेल डिवाइड, जब सेल का डिवीजन होता है तब ये दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत छोटा है। न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का रखा है। इट मेक्स राइबोसोम्स, ये इसका वर्क है, सिर्फ एक ही फंक्शन है, ध्यान रखना। इट मेक्स राइबोसोम्स दैट मेक प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है। तो न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप, क्रोमेटिक मटेरियल। ठीक है, एक और पार्ट है इसका न्यूक्लियस, क्या है आपके पास, न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड, सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियर प्लाज्मा। ये है पोर्स, स्मॉल पोर्स, एनवेलप, न्यूक्लियस इज क्रोमेटिक मटेरियल एंड द न्यूक्लियस का कंप्लीटली डिवाइडेशन किया गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी बॉडी का साइक्लोस्केलेटन, जैसे हम लोग वर्टेबल कॉलम या फिर क्या है हमारी बॉडी का जो क्या है रिब सिस्टम भी कहते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन द सेल शेप, ये हमारी सेल के शेप को मेंटेन करता है, यानी सेल के आउटर का कवर है। इट आल्सो हेल्प टू मूव द ऑर्गेनेल्स अराउंड, ये ऑर्गेनेल्स को मूव करने में हेल्प करता है। इट मेंटेन द प्रोटीन, ये प्रोटीन को भी मेंटेन करता है। इट मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये प्रोटीन का बना होता है या फिर माइक्रोफिलामेंट का बना होता है। आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड मेड अप द एक्टिन। Microtubules are the tube-like structures of the tubulin. Microtubules होते हैं वो tube-like structure का बना होता है, that is called tubulin. Extra है,
माइक्रोफिलामेंट्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द एक्टिन। एक्टिन एक तरह का प्रोटीन ही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन, दैट्स आल्सो अदर काइंड ऑफ द प्रोटीन, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट बने रहते हैं। सर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई नीड नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर डिटेल में नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है ये। तो ये रहा साइटोस्केलेटल का स्ट्रक्चर, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अंदर का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोफिलामेंट जो फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। इस चैप्टर की खासियत जो है, ये चैप्टर जो है ना वो जितना पढ़ाया जाए उतना कम होता है। एक्चुअली क्या है, इस चैप्टर के अंदर इतने सारे ऑर्गेनाइज स्टडी है, ठीक है, पर हमारा एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो लिमिटेड सिलेबस कवर करता है, तो डोंट वरी, उसका कवरेशन यहाँ दे रहा है। ठीक है, एक स्लाइड ज्यादा है जो आपको पहले डिस्कस करें। सेंट्रोसोल्स, सेंट्रोसोल्स क्या होते हैं? इट इज फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली। सेंट्रोसोल्स होते क्या है? इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास ये स्ट्रक्चर्स देखे गए। ये न्यूक्लियस को क्या करते हैं? लाइक फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इट मेक द बंडल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का बंडल होता है। इट इज अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल का डिवाइड होने वाला होता है ना, तब ये दिखाई देते हैं, फॉर्मिंग द माइटोटिक स्पैंडल। माइटोटिक स्पैंडल का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे ही सेल डिवाइड होती है तो बेटा सेल डिवाइड होने के लिए उसे फूड एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प टू पुल द क्रोमोसोम्स। ये काम क्या करते हैं? कि न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम्स को खींचते हैं एंड पेयर अपार्ट ना अपोजिट एंड्स। और आधे जो जैसे न्यूक्लियस मान लेना ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो न्यूक्लियस का शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। लाइक एक न्यूक्लियस से पहले धीरे धीरे क्या होता है? एक न्यूक्लियस से धीरे धीरे ये दो न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो इसके अंदर का क्रोमेटिन मटेरियल भी डिवाइड होगा। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर ये कुछ क्रोमेटिन मटेरियल इस वाले न्यूक्लियस के अंदर और कुछ क्रोमेटिन मटेरियल इस वाले न्यूक्लियस के अंदर चलाता है। तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर ये सेल न्यूक्लियस क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद उनका सेल स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, फिर पूरी सेल दोबारा बनके दोनों सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। तो ये सेंट्रोसोल्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस जब डिवीजन होने वाला होता है तो सेंट्रोसोल्स न्यूक्लियस डिवीजन के टाइम पर माइटोटिक डिवीजन इसे कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है? सेल का कंप्लीट डिवीजन माइटोटिक डिवीजन कहलाता है। तो माइटोटिक डिवीजन के टाइम पर ये जो ऑर्गेनेल्स हैं यानी कि सेंट्रोसोल्स हैं, ये दोनों सेल दोनों न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं? लाइक क्रोमेटिक मटेरियल का इक्वल ट्रांसपोर्ट करते हैं। The very important structure that is called mitochondria। अगर मैं न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहता हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका हार्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियंस ये प्लूरल है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज जितना भी फूड हम लोग खाते हैं, हमारी बॉडी को चलने के लिए जो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर एक पावर हाउस है। पावर हाउस करता क्या है? जो फूड हम लोग गेन करते हैं ना, उस फूड से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो उससे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं। उन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को कहते हैं एटीपी। दे रखा है एटीपी, फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द एनिमल बॉडी। It is the powerhouse of the cell. It generates cellular energy in the form of the ATP, adenosine triphosphate. It is more active the cell. Like one mark question भी आता है, which is the powerhouse of the cell? It is called mitochondria. In which form of the energy? In which form of energy the powerhouse of the cell? Like mitochondria store the energy in the form of the ATP. How many ATP can be formed when the one molecule of the glucose can broke down? That is 38 ATP. I repeat, one molecule glucose के ब्रेक होने के बाद 38 ATP ह्यूमन बॉडी के अंदर बनती है अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया मोर एक्टिव सेल्स लाइक द मसल्स। ये एक्टिव सेल होता है, सेल्स है मोर माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी ज्यादा एक्टिव सेल्स होंगी उतना माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इट इज अ साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब क्या होता है? ये सेल के अंदर एज अ रेस्पिरेशन वर्क करता है, यानी बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज। सेल के ग्लूकोज को क्या करता है? बर्न करने में हेल्प करता है। सेल की बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बर्न करता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा सा पिक्चर है, आप देख सकते हैं। वीडियो में है माइटोकॉन्ड्रिया कैसे फूड जनरेट कर रहा है वो बताया गया, ठीक है। वैसे मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है।
ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हैं आप लोग, इसका बाहर का मेम्ब्रेन ब्राउन कलर का और लाइट ब्राउन कलर का स्किन कलर का अंदर का मेम्ब्रेन है, अंदर जेली लाइक मटेरियल है। माइटोकॉन्ड्रिया इनर स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है क्रिस्टई मैट्रिक्स और क्रिस्टई और मैट्रिक्स। क्रिस्टई और मैट्रिक्स क्या होता है, ये कर्व को क्रिस्टई कहते हैं और अंदर का जो लिक्विड होता है दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसी से वर्क करता है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसकी मेम्ब्रेन कितनी है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज अ ऑन डीएनए। हाँ, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया खुद में एक सेल है, इसका खुद का न्यूक्लियस होता है। अब इसी बात है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के पास न्यूक्लियस है तो इसका डीएनए भी होगा। इट इज ऑन डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी डिसीजन लेने के लिए सेल की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा ना, ये हार्ड है। इट इज ऑन डीएनए, इट फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर से फोल्डेड होता है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कप में कोई जो क्लॉथ है वो कवर करके रखा गया, ये अंदर फोल्डेड होता है। इट फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टल, इट इंक्रीज। अच्छा, अंदर से फोल्डेड क्यों है, क्योंकि अंदर से फोल्ड होने के बाद इसका सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। इट इंक्रीज, ये आंसर आएगा why the mitochondria crystallize the inner folded, because it increases the surface area, it increases the surface area for the more chemical reactions, ये surface area को बढ़ाता है। interior of the matrix, अंदर जो लिक्विड बना रहता है that is called matrix, अंदर का लिक्विड मैट्रिक्स। got it? why of mitochondria को इजीली समझ गए होंगे आप लोग। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये बियॉन्ड द सिलेबस है। माइटोकॉन्ड्रिया कम फ्रॉम साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द एग, जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी जब बेबी सेल जनरेट होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म इन द एग सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द एग सेल के पास आता है सेल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर यू इनहेरिट योर माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम योर मदर। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो फादर से नहीं आता। जब बेबी जनरेट होता है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया मदर बॉडी से आता है, ठीक है। हाँ, उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो फादर बॉडी से आता है, मतलब ब्रेन फादर और हार्ट मदर का, ठीक है। यस, जो भी कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक हार्ट ये नहीं है, जस्ट लाइक अ हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मदर बॉडी से आता है, ये हार्ट नहीं है बेटा, कंफ्यूज मत होना। और जो डीएनए होता है वो फादर से आता है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, कुछ सालों से इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ये जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म देख लेना, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके दो पार्ट्स हैं, आर ई आर और एस ई आर। आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों का डायग्राम बताया गया, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द होलो मेम्ब्रेन, ये एक होलो मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। इट कनेक्ट टू द न्यूक्लियर एनवेलप, ये भी न्यूक्लियर एनवेलप के आसपास कनेक्टेड होते हैं। जब न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के आसपास ईआर होता है। ईआर का काम क्या है, ये टनल्स हैं, टनल्स अंदर ही अंदर ये टनल्स होती है, न्यूक्लियस को फूड सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। फूड किस फॉर्म में बता दूंगा आपको। नेटवर्क होलो मेम्ब्रेन, ये होलो मेम्ब्रेन ये क्या करते हैं, हर किसी का अपना फंक्शन है। न्यूक्लियस के आसपास एक कवर होता है, न्यूक्लियस के आसपास एक चैनल्स हैं, एक ट्यूब्स हैं या टनल्स हैं। ये टनल्स क्या कहलाती हैं, ईआर कहलाती हैं। ये न्यूक्लियस को फूड सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। या किसी को जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए, न्यूक्लियस को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, वो ईआर देता है। इट कनेक्ट द न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप को कनेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन से। इसका फंक्शन क्या है, इट सिंथेसिस द सेल प्रोडक्ट। आई रिपीट, ये सेल प्रोडक्ट बनाता है। अब ये सेल प्रोडक्ट क्या है, ये है आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इट कंटेन द सेल प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। मैंने कहा था ना, देयर आर द टू टाइप ऑफ द ईआर, रफ एंड स्मूथ। रफ आर ई आर, स्मूथ एस ई आर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वैसे इससे पहले वाले डायग्राम में आपको दोनों रेटिकुलम साथ में दिखाए गए थे, ये मैं क्लियर करता हूँ। देखो, इसका कुछ हिस्सा जो है वो स्मूथ है यानी साफ है, और कुछ पर छोटे छोटे बीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके ऊपर दोनों एक ही हैं। जिसके ऊपर बीन्स लाइक स्ट्रक्चर है वो रफ है, जिसके ऊपर स्मूथनेस है वो क्या है आपके पास लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दोनों का फंक्शन थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो नहीं सही। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बात करते हैं आरईआर की। इट इज अ राइबोसोम्स, ये रहा मेम्ब्रेन और ये राइबोसोम की प्रोटोन है वो बीन्स लाइक स्ट्रक्चर है, राइबोसोम्स है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफरेंट फ्रॉम द स्मूथ? बिकॉज आरईआर और एसईआर में ये डिफरेंस है। आरईआर के पास राइबोसोम्स है, ये जो स्ट्रक्चर है ना रफनेस, ये राइबोसोम्स की, इट हैज राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं सरफेस पर व्हिच मेक द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड प्रोटीन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द आउट। ये मेनली प्रोटीन बनने का काम करते हैं। इट मेक द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड प्रोटीन ऑफ द एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल, ये सेल के बाहर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प भी करती है। कुल मिलाकर हमारी बॉडी का जो प्रोटीन होता है वो आरईआर ही बनाता है। क्लियर है ना? हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन है, लर्न करते रहना फंक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, ये रहा रफ स्ट्रक्चर। रफ के बाद क्या आ जाएगा? ये न्यूक्लियस एंड रफ, ये रफ स्ट्रक्चर है। पहले स्मूथ आता है, स्मूथ के बाद रफ, रफ के बाद न्यूक्लियस का अंदर का मेम्ब्रेन। मतलब अगर खाना जाना होगा तो सबसे पहले स्मूथ ईआर से जाएगा, उसके बाद ये आरईआर में जाएगा, उसके बाद सेल के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। Proteins are made by the ribosomes. Ribosomes protein बनाते हैं on the ER surface. They are thread-like into the interior of the rough ER to be the modified and transport. ये क्या करते हैं? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम। Functions of the smooth ER, ये है SER का फंक्शन। SER make the membranes lipids. ये membranes की स्टीरॉइड्स यानी कि लिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स मतलब कल। It regulated the calcium, थोड़ा बहुत कैल्शियम भी बनाते हैं मसल सेल्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, आया हुआ है 2 मार्क का क्वेश्चन है। इट डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस लिवर, ये लिवर के अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जैसे ही हमारी बॉडी क्या होती है डैमेज, देखो अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी बॉडी डैमेज, डॉक्टर में क्या देता है? टैबलेट देता है। आपने टैबलेट ले ली, अब टैबलेट तो पूरी टैबलेट की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर गई। अब टैबलेट को किस ऑर्गन तक पहुंचाना है? सबसे पहले वो लिवर के अंदर जाएगी। टैबलेट को डीऑक्सीफाइंग यानी कि ब्रेक करने का काम जो होता है ना, वो करता है आपके पास स्मूथ एसईआर डीऑक्सीफाइंग द टैबलेट्स टॉक्सिक सब्सटेंस। ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है और लिवर के अंदर से पहुंचाता है। दैट्स व्हाई द टॉक्सिक सब्सटेंस लिवर, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करता है? बॉडी के बाहर निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देख सकते हो आप लोग। ये डायग्राम को ज़्यादा क्लियर किया गया। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे बाहर, उसके अंदर ही जुड़े हुए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऊपर से बीन्स आ जाते हैं और इसके ऊपर से राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स से रफ बना देते हैं और अंदर न्यूक्लियस, ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है अंदर ही, अंदर ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट होता है, लिपिड तक हो जाता है। इंक्लूड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कनेक्टेड द ईआर कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और क्लियरिफाई भी किया गया है। ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं एक तरह का प्रोटीन ही है। इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए। राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये डबल आर नहीं है, आरएनए ही है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है फॉर द सेल। जॉइन एमिनो एसिड्स टू मेक द प्रोटीन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये एमिनो एसिड्स बनाने का भी काम करता है। ठीक है, ये एक तरह का एमिनो एसिड बताया गया है। ये केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, आपको नेक्स्ट ईयर से लर्न करने पड़ेंगे। CH NH2 अमोनिया और COOH एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक तरह का अमोनिक एसिड है, अमोनिक ग्रुप है। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं RER। डोंट वरी, बनाने नहीं है, आएगा स्टडी के लिए, सिर्फ क्या है लुकिंग के लिए मैंने स्लाइड में डाल दिया। Ribosomes, rough endoplasmic reticulum. It can be attached to the rough ER or the be free attached to the cytoplasm. या तो ये ER के साथ अटैच होते हैं, that is called RER, rough endoplasmic reticulum। अगर राइबोसोम्स और कहाँ मिल सकते हैं आपको? राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली ग्रो कर सकते हैं। फंक्शन उनका वही है, प्रोटीन का। इसके बाद आते हैं डिलीवरी बॉय पर। खाना बन गया, पहुंच भी रहा है, पर पहुंचेगा किस अमाउंट में? पैकेट्स कौन बनाएगा? ये है हमारा डिलीवरी बॉय, गोल्गी। ठीक है, गोल्गी के साथ एक खास बात ये है, इसका जो नाम है ना, वो क्या है एक्चुअली, इसका नाम जो है वो इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग नहीं है। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, द कैमिलो गोल्गी, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी के नाम पर इसको नाम दिया गया था गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज आर द प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली करता क्या है? ये डिलीवरी बॉय, ठीक है, मैं इसको डिलीवरी बॉय क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फूड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है राइबोसोम। राइबोसोम ने फूड बनाया, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा राइबोसोम करके, उसको SER या RER करने के लिए। पर फूड किस अमाउंट में जाएगा ये डिसाइड करता है गोल्गी। ये फूड के पैकेट्स बनाता है, यानी पैकेट्स ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई ट्यूब लगी हुई है तो कंटिन्यूसली फूड जा रहा है। फूड के छोटे छोटे बंडल्स आते हैं, पैकेट्स जाते हैं, उन पैकेट्स को पैक करने का काम करता है गोल्गी। स्टेप ऑफ द फ्लैटेंड सेल, ये फ्लैट सेल की तरह होता है, दैट इज द शिपिंग साइड, पता ना, ये शिपिंग साइड की तरह काम करता है। सिस फेस, ये सिस और ट्रांस क्या है?
जहां से फूड अंदर जाएगा उसे सिस कहते हैं, जहां से बाहर निकलेगा उसे ट्रांस कहते हैं। मतलब एक ट्यूब है, एक टनल है, ठीक है, एक टनल में अगर गाड़ी अंदर जा रही है यानी कि फूड अंदर जा रहा है तो जिस रास्ते से अंदर जाएगा उसे सिस कहेंगे और जिस रास्ते से बाहर निकलेगा उसे ट्रांस कहेंगे। डजंट मैटर ना, एक ही चीज है। इट हैविंग द शिपिंग साइड सिस फेस एंड द रिसीविंग साइड ट्रांस फेस। इट रिसीव द प्रोटीन मेड बाय द ईआर। मैंने कहा था ना, ये प्रोटीन जो ईआर बनाता है उसे रिसीव करता है। फूड बना रहा है ईआर, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? गोल्गी। इट ट्रांसपोर्ट द वेसल्स थ्रू द मॉडिफाइड प्रोटीन पिंच ऑफ द एंड। ठीक है, ये मॉडिफाइड प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वाया एंड, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ऐसे होते हैं गोल्गी। लुक लाइक अ सेक ऑफ द पेनिकल्स। ये गोल्गी बॉडी है। सिस ट्रांस ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इट मॉडिफाइज सॉर्ट द पैकेट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये पैकेट, ये कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो फैक्ट्री में पैकेट ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये गोल्गी बॉडी करता है। इट मॉडिफाई करता है, सॉर्ट यानी कि सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग मतलब हैवी टू लाइट, लाइट टू हैविंग, और पैकेज द मॉलिक्यूल फ्रॉम द ईआर एंड स्टोरेज द फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। और सेल को ट्रांसपोर्ट करने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, बहुत बेटर वर्किंग है। इसका एक डायग्राम भी दिया गया है इसमें। ये गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी का एक एनिमेशन स्केच बताया गया है। लाइक ये रहा फूड मटेरियल, गोल्गी बॉडी का फूड प्रोडक्ट यहाँ टनल से होता हुआ बाहर निकलते हुए एक मटेरियल से ये राइबोसोम्स की तरफ मूव करेगा। मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द रफ, मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्ट द रफ ऑफ द, क्या है आपके पास, ईआर एंड गोल्गी एंड द रफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रफ ईआर टू द गोल्गी सेल मेम्ब्रेन बाय द वेसल्स। लाइसोसोम्स, इन्हें सेल का सुसाइडल बैग कहते हैं। मैंने पहले भी समझाया है, ये सेल के अंदर होते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर, देखो धीरे धीरे स्ट्रक्चर को पूरा क्लैरिफाई करता गया है। ठीक है, लाइसोसोम्स इट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स सेल का सुसाइडल बैग कहलाता है। क्यों कहलाता है सुसाइडल बैग? आगे आ जाएगा, मैं बताऊंगा। इनके अंदर एक्सीएल होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि एक्सीएल एसिड होता है। इट ब्रेक डाउन द फूड, ये फूड को ब्रेक करता है। या फिर अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। या फिर बोर्न आउट सेल पार्ट, बोन आउट सेल पार्ट का मतलब है अगर हम गिर जाते हैं या चोट लग जाती है तो सेल अगर हाफ टूट जाती है तो ये उसे पूरा डिस्ट्रॉय करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा डायग्राम, अगर ये ब्रिक कहीं आधी थोड़ी बहुत टूट जाती है तो ये रहा लाइसोसोम्स, ये इस ब्रिक को पूरा का पूरा क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इट प्रोग्राम फॉर द सेल डेथ, ये सेल का डेथ भी कर देता है। कब डेथ करेगा? अच्छा क्यों करेगा? जबरदस्ती शॉक नहीं है, जब तक सेल पूरी बनी हुई है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, लाइफ चल रहा है। जैसे हम लोग गिरे, सेल की आधी सेल टूट गई, अब हो सकता है वो आधी सेल रिपेयर ना पाए। तो होता क्या है बच्चों की, जैसे ही सेल टूटती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका कवर टूट जाएगा। कवर टूटेगा तो अंदर का साइटोप्लाज्म और उसके साथ सेल ऑर्गेनेल्स बाहर आ जाएंगे, हो सकता है न्यूक्लियस भी बाहर आ जाए। तो सेल इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा कि उसको पूरे ऑर्गेनेल्स दोबारा पैदा करने पड़ेंगे। इससे बेटर है लाइसोसोम क्या करता है, जैसे देखता है ना कि ज़्यादा सेल डैमेज हो गई है, कि खुद को ब्लास्ट कर देगा। इसके अंदर एक्सील भरा हुआ है, ये एक्सील पूरा का पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके पास की जो सेल होगी वो नई सेल पूरी की पूरी पैदा कर देगी। हाँ, अगर डैमेज रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर काफ़ी हद तक हो जाता है, पर अगर रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इट प्रोग्राम फॉर द सेल डेथ, एप्टोसिस कहते हैं इसे। सेल का डेथ एप्टोसिस कहलाता है क्योंकि ये कंप्लीटली सेल को वापस डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स व्हाई इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइज एंड रिलीज द एंजाइम्स एंड ब्रेक डाउन द रिसाइकल ऑफ द पार्ट्स। तो इसका क्वेश्चन आता है, व्हाई द लाइसोसोम्स आर सेड टू बी द सुसाइडल बैग्स। इसका आंसर है व्हेन द सेल डैमेज फुल्ली और पार्शली। अगर सेल फुल्ली या पार्टली डैमेज होता है तो सेल ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स व्हाई इसे सुसाइडल बैग। लाइसोसोम डाइजेशन को बताया गया। सेल्स टेक द फूड फेगोसाइटोसिस, ये सेल के बाहर से फूड अंदर आता है। लाइसोसोम सबसे पहले आ जाता है, ये रहा लाइसोसोम, ये घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा और सेल के अंदर फूड को ले लेगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर से क्या करेगा, ये सेल के अंदर से क्या करेगा, लाइसोसोम क्या करेगा, फूड अंदर आएगा। ये जैसे ही आएगा लाइसोसोम को कैरी करेगा और सेल के अंदर क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट कर देगा। लाइसोसोम डाइजेस्ट द फूड एंड गेट rid द वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को गेट rid बाहर निकाल देगा। सीलिया एंड फ्रैगिलिया, फंक्शंस इन मूविंग सेल्स। सेल का फंक्शन, सेल का जो मूव करने का जो फंक्शन है, सेल जिस हिसाब से मूव करती है, सेल भी धीरे धीरे मूव होती रहती है बॉडी के अंदर,
तो सेल का जो फंक्शन है, जो मूव करता है, फंक्शन इन द मूविंग सेल्स एंड मूविंग फ्लूइड्स ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स अक्रॉस द सेल सरफेस। जो पार्टिकल्स हैं सेल की सरफेस के अलावा मूव कर जाते हैं, ये सीलिया और फ्रेगिलिया का वर्क। सीलिया एंड फ्रेगिलिया, सीलिया आर द शॉर्ट, सीलिया शॉर्ट होते हैं इन द मोर न्यूमरस इन द सेल्स, फ्रेगिलिया आर द लॉन्गर एंड प्योर, ये सेल्स हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है। सीलिया फ्रेगिलिया ये मूव करते हैं, ठीक है। फ्रेगिलिया आर द लॉन्गर इन द फ्लूइड यूजुअली नॉट, ये है सेल का मूवमेंट। सेल मूवमेंट विद द सेल मूवमेंट विद द सीलिया एंड फ्रेगिलिया, ये सीलिया है, ठीक है, और ये सीलिया पार्ट है, ये फ्रेगिलिया, ठीक है। मूवमेंट बन जाएगा सीलिया मूवमेंट इन आफ्टर डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स, ये डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। ये सीलिया मूव करता रहता है इनटू द माउथ, ये रहा इनटू द माउथ, ये डस्ट पार्टिकल्स इन ये जब मूव करते रहते हैं, ये पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो सीलिया के थ्रू डस्ट पार्टिकल बॉडी से देखिए किसे मार, ठीक है। ये लंग सेल्स हैं, इस तरह से लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म। वैक्यूल्स, जनरली प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स अगर देखें, वैक्यूल्स का मतलब स्टोरेज बैग, इट्स द फ्लूइड फिल्ड सैक, बैग स्टोरेज, ये स्टोरेज बैग होते हैं, ये हमारे फूड मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये बैग बहुत छोटे होते हैं, छोटे होने के चक्कर में क्या होता है, हमें बार-बार भूख लगती है, और प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज बैग बहुत बड़ा होता है। इट इज द फ्लूइड फिल्ड विद द सैक बैग्स ऑफ द स्टोरेज, स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। जनरली एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होते हैं फिर स्मॉल होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर तो होते हैं पर स्मॉल साइज में। Plant cell have the very large vacuoles. Approx 90% part होता है प्लांट का वो vacuoles। ये vacuoles हैं, just like storage, जैसे आप लोगों का फूड मटेरियल हम लोग पैकेट्स में स्टोर करते हैं, वैसे ही vacuoles होते हैं। In the plant they store the cell cell. Cell प्लांट जो खाना बनाता है उसे cell cell कहते हैं। प्लांट के अंदर जो फूड होता है उसे cell cell कहा जाता है, ये प्लांट का cell cell स्टोर करते हैं, including the storage of the sugar, protein, minerals, lipids, वेस्ट मटेरियल, सोल्ट, वाटर एंड एंजाइम्स, इन सारी चीजों को स्टोर कर सकता है अलग अलग बैग्स में। ये एक कार्टून पिक्चर दे रखा है प्लांट का। प्लांट को अगर ग्रो करना है तो उसको सनलाइट चाहिए, सनलाइट तो उसके अंदर सेल सब प्रोड्यूस करेगी, सेल सब प्लांट के अंदर किस तरह से स्टोर होगा, फाउंड ओनली द प्रोड्यूसर्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड कंटेनिंग द क्लोरोफिल, ये सिर्फ उसी के अंदर होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है सिर्फ उन्हीं के अंदर क्या होता है, सेल सब होता है। यूजुअली एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, जैसे ही एनर्जी सनलाइट की मिलती है दे मेक देयर ओन फूड। देखो पहले तो रेस्टोर होते हैं, जैसे एनर्जी सनलाइट मिलती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ग्रीन कलर का, ये क्या करते हैं, ऑन फूड ग्लूकोज बनाते हैं, एनर्जी फ्रॉम द सन स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स इन शुगर। इसके बाद इस शुगर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और धीरे धीरे एनर्जी में क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। इट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर का जो ग्रीन कलर का क्रोमेटिक मटेरियल होता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इट इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन आर द मॉडिफाइड टू द सैक कॉल्ड थाइकोइड। थाइलोपिड्स इन अ स्टेक्स एंड अ ग्रेना एंड अ स्पेस ऑफ द स्ट्रोमा, इनके दो पार्ट्स हैं। स्ट्रोमा क्या होता है, जेल लाइक मटेरियल सराउंडेड बाय द थाइलोपिड्स, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है प्लांट की सेल्स के आसपास जो ग्रीन कलर का मटेरियल होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, सारे के सारे पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है एनीवे, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं। तो ये था बेटर तरीके से सेल का रिप्रेजेंटेशन का हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे रिवाइज करते रहें, और जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना बेटर तरीके से क्या हो जाएगा, आपको ये लर्न जाएगा, बस अब आपको लर्न करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, ओके बाय।